हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की इस मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 18वीं सदी के भारतीय राज्य। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये ब्रिटिश विस्तार यानी कि यूरोपीय कंपनी के आगमन थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये कल हम देख चुके हैं, एक दो क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, डायग्राम चित्र बना करके, वहाँ पे मैपिंग बना करके। ठीक है, कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ और 15वीं सदी का यूरोप कैसा था। फिर उसके बाद वास्को डी गामा की एंट्री देखे थे, पुर्तगालियों के आगमन के उद्देश्य पढ़े थे। फिर पुर्तगालियों के बाद हम लोगों ने डच पढ़ा था, डच के बारे में। फिर डच के बाद पढ़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में। फिर फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे डेनिश की कंपनियाँ। ठीक है, तो वहाँ तो कल तो मैपिंग के थ्रू हम पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम उसी को थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट वाइज देखते हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, ब्रिटिश विस्तार यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, इसमें से पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि पुनर्जागरण, भौगोलिक खोज, धर्म सुधार आंदोलन इत्यादि परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इन परिवर्तनों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देश, विशेषकर पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस इत्यादि में समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए व्यापारिक कंपनियां की स्थापना होती है। ठीक है, और इसी क्रम में इन देशों की व्यापारिक कंपनियां 15वीं सदी के अंतिम दशक एवं 16वीं-17वीं सदी में भारत आई है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए दूसरा पॉइंट। देखिए, इन कंपनियों के द्वारा भारतीय शासकों से व्यापारिक केंद्र खोलने के लिए अनुमति मांगी जाती है। ठीक है, उसके बाद व्यापार पर एकाधिकार को लेकर इन कंपनियों और संबंधित राष्ट्रों के बीच युद्ध भी होते हैं। यहाँ तक कि कई अवसरों पर भारतीय शासकों या राज्यों में भी युद्ध होते हैं। इन व्यापारिक कंपनियों में 18वीं सदी के मध्य तक आते आते ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई केंद्र स्थापित किए, जैसे कि मुंबई, मद्रास, सूरत, कोलकाता, पटना, हुगली इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए तीसरा पॉइंट। देखिए यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का उद्देश्य यहाँ पे बता दिए हैं कि भारत में व्यापार, विशेषकर कपड़ों एवं मसालों के व्यापार से अधिकाधिक मुनाफा अर्जित करना तथा व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अतः ब्रिटिश सहित सभी कंपनियां की इच्छा थी कि भारत पर नियंत्रण स्थापित कर भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पादों को खरीदा जाए। ठीक है, प्रारंभिक प्रयासों में इन कंपनियां को विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन 18वीं सदी के मध्य में परिस्थितियां विस्तार के लिए अनुकूल थी और अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाया। ठीक है, तो ये रहा कल के जो पॉइंट हम बताए थे, मैपिंग के थ्रू जो बताए थे, उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर दिए कंपनियों के बारे में। ठीक है, 3 पॉइंट में। उसके बाद आगे देखिए, अब हम आगे देखते हैं 18वीं सदी के भारतीय राज्य के बारे में। ठीक है, तो ये 18वीं सदी के भारतीय राज्य में सबसे पहले पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का तेज़ी से विघटन प्रारंभ हुआ और 1750 तक आते आते मुग़लों की पहचान एक नाममात्र की शक्ति या सांकेतिक शक्ति के रूप में रह गई। इनकी सत्ता दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सिमट कर रह गई, लेकिन इसके साथ ही भारत में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा 18वीं सदी के भारतीय राज्य में कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का तेज़ी से विघटन हुआ। ठीक है, उसके बाद 1750 तक आते आते मुग़लों की पहचान एक नाममात्र की शक्ति या सांकेतिक शक्ति के रूप में रह गई। इनकी सत्ता दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सिमट कर रह गई थी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही भारत में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, जिनमें कुछ प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं। चलिए हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे बंगाल में नवाबों का शासन, उसके बाद अवध में भी नवाबों का शासन 1722 से 1724 तक। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई छोटे राज्यों जैसे कि फर्रुखाबाद एवं रुहेलखंड में 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना अफ़गानों के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद जाटों का राज्य। उसके बाद आगे देखिए 5वां पॉइंट, राजस्थान में कई छोटे बड़े राज्य जिनमें महत्वपूर्ण थे मेवाड़, मारवाड़, आमेर इत्यादि। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 6ठा पॉइंट कि पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद याद रखिएगा पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई।
ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट, पाकिस्तान के शेष क्षेत्र में 18वीं सदी में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही और 1790 के दशक में रंजीत सिंह का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा रंजीत सिंह का शासन स्थापित हुआ 1790 में। ओके। उसके बाद 8वां पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट में क्या है। उसके बाद 8वां पॉइंट देखिए कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों पर मराठों का नियंत्रण। फिर उसके बाद 9वां पॉइंट है हैदराबाद में निजाम का शासन। उसके बाद कर्नाटक तटीय क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु में भी नवाबों का शासन। ठीक है। उसके बाद 11वां पॉइंट में देखिएगा क्या है, मैसूर में वाडियार वंश यानी कि आज का जो कर्नाटक है, ठीक है, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान का शासन तथा केरल में भी छोटे बड़े राज्य थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रहा हमारा 18वीं सदी का भारतीय राज्य। जो 18वीं सदी का जो उस समय का जो भारतीय राज्य थे वो यही सब थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये सब था 18वीं सदी के भारतीय राज्य, इतना सारा जो हम बताए अभी। बंगाल में नवाबों का शासन, अवध में नवाबों का शासन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई छोटे बड़े राज्य, फर्रुखाबाद, रोहिलखंड, जाटों का राज्य, राजस्थान में छोटे बड़े राज्य जिनमें महत्वपूर्ण थे मेवाड़, मारवाड़, आमेर। पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। 1790 में रंजीत सिंह का शासन स्थापित। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में मराठों का नियंत्रण। हैदराबाद में निजाम का शासन। कर्नाटक या तमिलनाडु में नवाबों का शासन। मैसूर में वाडियार वंश, आज का जो कर्नाटक है वहाँ पे हैदर अली, टीपू सुल्तान का शासन तथा केरल में भी कई छोटे बड़े राज्य थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 18वीं सदी के भारतीय राज्य। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब देखिए अगला हेडिंग है 18वीं सदी के राजनीतिक दशा या फिर कमजोरी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट में याद रखिएगा मुगलों का पतन एवं क्षेत्रीय राज्यों का दौर या फिर युग। ठीक है, उसके बाद भारतीय राज्यों के बीच साम्राज्य विस्तार को लेकर संघर्ष था जिसकी झलक मिल रही थी, उसके बीच तनावपूर्ण संबंध। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा है उत्तराधिकारियों को लेकर संघर्ष। उसके बाद चौथा पॉइंट है भारतीय राज्यों में दरबार के स्तर पर गुटबंदी। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट है कि मुगलों के पतन के पश्चात भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों ने स्थापित किया। ठीक है, और उस समय के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्यों के साथ साथ मराठों के तनावपूर्ण संबंध थे। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट देखिए उत्तर पश्चिम से आक्रमण, जैसे नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में इन आक्रमण के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 7वां पॉइंट है भारतीय राज्यों में राजनीतिक एकता की कमी। ठीक है, उसके बाद 8वां पॉइंट है यूरोपीय कंपनियों विशेषकर ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनियों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, तो ये सब 18वीं सदी की राजनीतिक दशा थी, यानी कि 18वीं सदी की जो कमजोरी थी ना, ये सब कमजोरी थी। मुगलों का पतन एवं क्षेत्रीय राज्यों का दौर यानी कि युग, उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष, भारतीय राज्यों के दरबार में गुटबंदी। फिर उसके बाद भारतीय राज्यों में राजनीतिक एकता की कमी, यूरोपीय कंपनी विशेषकर ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनियों की महत्वाकांक्षा वगैरह। ठीक है, तो ये सब रहा यहाँ तक। अब हम उसके बाद आगे चलते हैं। 18वीं सदी के भारत में 4 डायमेंशन याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे पहला है मुगल का पतन का दौर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा नंबर है स्वतंत्र क्षेत्रीय प्रांतों या शक्तियों का उदय। फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पे डायमेंशन याद रखिएगा समुद्र के सहारे या रास्ते यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था। ठीक है, तो अब तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं 2-3 क्लास पिछले क्लास में। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा डायमेंशन यहाँ पे याद रखिएगा कि विदेशी शक्तियों का आक्रमण लगातार हो रहा था, जैसे में नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इनका मराठों के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, ये 1961 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे 1739 में करनाल का युद्ध, सैन्य प्रतिष्ठा। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगर यूपीएससी मेंस में अगर 18वीं सदी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये 4 डायमेंशन लिख करके एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा नंबर मिलेगा। जिसमें से क्या क्या करना होगा, पहला तो है मुगलों का पतन का दौर, दूसरा है स्वतंत्र क्षेत्रीय प्रांतों का या शक्तियों का उदय, उसके बाद तीसरा है समुद्र के सहारे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था, और उसके बाद चौथा है विदेशी शक्तियों का आक्रमण लगातार, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, और एक छोटा सा मैप बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए दूसरा डायमेंशन जो था स्वतंत्र क्षेत्रीय प्रांतों का उदय, उसको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, तो भारत के पूर्व में इधर जो अवध, बंगाल और ये जो हैदराबाद, ये जो तीनों हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों उत्तराधिकारी राज्य कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद इधर जो पश्चिम में राजस्थान में इधर राजपूत की शक्ति,
फिर मैसूर, फिर ये केरल, ये जो तीनों है पश्चिम वाले, ये स्वतंत्र राज्य कहलाते थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ में ही स्वतंत्र राज्य के रूप में व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो स्वतंत्र राज्य है और यहाँ पे जो राजपूत की जो शक्ति है, इनमें से एक राजा था यहाँ पे सवाई जय सिंह। ठीक है, तो सवाई जय सिंह आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब उसके बाद थोड़ा सा शासक का नाम याद रख लीजिएगा। अवध में यहाँ पे शहादत खां, फिर यहाँ पे बंगाल में मुर्शिद कुली खां, फिर उसके बाद यहाँ पे हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क, फिर उसके बाद यहाँ पे राजपूत शक्ति में हो जाएगा यहाँ पे सवाई जय सिंह। फिर यहाँ पे आगे चलिए मैसूर, तो मैसूर में हम लोग पढ़ेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान। फिर यहाँ पे केरल है, तो केरल में मार्तंड वर्मा या फिर राम वर्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये राजा थे और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो त्रिवेंद्रम। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, मुग़ल बादशाह के 1717 के जो फरमान था, मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक संप्रभुता को चोट पहुँचाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, फर्रुख शेर के काल में। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए कि हैदराबाद की स्थापना। ठीक है, तो 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र तौर पर किया। इनमें मुग़ल साम्राज्य के राजनीतिक संप्रभुता पर चोट पहुंचाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, नुकसान पहुंचा था मतलब। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कि जो राजनीतिक संप्रभुता थी, ये जो हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए हैदराबाद। ठीक है, तो निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र रूप से स्थापना किया था, तो वहाँ पर निज़ाम शाही के तौर पर चला था। ठीक है, तो निज़ाम ने आज़ादी के बाद भारत से स्वतंत्र रहने की मांग की और खूब दंगा करवाया हैदराबाद में। तब भारतीय सरकार ने ऑपरेशन पोलो 1948 शुरू किया था हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। ठीक है, माहौल को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो हैदराबाद में ये वाला याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो 1948 का है। ठीक है, अब आगे तो सवाई जय सिंह के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सवाई जय सिंह थे, ये जयपुर नगर की स्थापना किए थे। ठीक है, इन्होंने, याद रखिएगा। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि जो सवाई जय सिंह है, ये 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाए थे। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ है तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, जयपुर के इधर आइएगा दिल्ली में, तो दिल्ली में है दूसरा। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा इधर जयपुर के सामने मथुरा में, तीसरा हो जाएगा मथुरा में। जयपुर के नीचे आइएगा उज्जैन में हो जाएगा चौथा। फिर उसके बाद एक बनारस में है पचमा। ठीक है, तो ये वेधशालाओं कहाँ कहाँ है उसको याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। सवाई जय सिंह थे, तो इनको सवाई की जो उपाधि है औरंगजेब ने दिए थे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे देखिए, और इनको मिर्ज़ा राजा की जो उपाधि है शहादर शाह ने दिया था। ठीक है, सवाई जय सिंह के बारे में थोड़ा सा और याद रखिएगा कि ये कुशल प्रशासक थे, विधि वेता थे, खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, और नगर नियोजक भी थे तथा वैज्ञानिक के रूप में भी गुणों से युक्त थे। ठीक है, ये जो सवाई जय सिंह थे, ये बहु प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, या रेखा गणित के जानकार भी थे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ सवाई जय सिंह के बारे में। ठीक है, सवाई जय सिंह के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में फिर से और बता देते हैं कि जयपुर नगर की स्थापना करवाए थे, 5 वेधशालाओं की स्थापना किए थे, जहां जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, बनारस में। ठीक है, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। फिर उसके बाद इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दिया था और मिर्ज़ा राजा की उपाधि शहादर शाह ने दिया था। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा जो सवाई जय सिंह थे, कुशल प्रशासक थे, विधि वेता थे, खगोल शास्त्री थे और नगर नियोजक थे। उसके बाद वैज्ञानिक के रूप में गुणों से भी युक्त थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और सवाई जय सिंह बहु प्रतिभा के धनी भी थे। ठीक है, रेखा गणित के जानकार भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद आगे देखिए, अब सवाई जय सिंह के बारे में देख लिए। अब हम देखते हैं केरल के बारे में। ठीक है, चलिए अब केरल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पहले का केरल था, कालीकट, कोचीन, त्रावणकोर। ठीक है, ये तीनों मिलाकर के पहले का केरल बनता था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे केरल का राजा का नाम याद रखिएगा, मार्तंड वर्मा। और यहाँ पे ये दूसरा है राम वर्मा। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है त्रावणकोर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए नोट में उत्तराधिकारी राज्य। तो उत्तराधिकारी राज्य हम 3 बताए थे, कौन कौन, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, तो अवध और बंगाल और हैदराबाद जो है, ये तीनों उत्तराधिकारी राज्य है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो स्वतंत्र राज्य है, तो स्वतंत्र राज्य में यहाँ पे हो जाएगा राजपूत, मैसूर और केरल। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे उत्तराधिकारी राज्य और यहाँ पे स्वतंत्र राज्य। ठीक है, तो उत्तराधिकारी राज्य में अवध, बंगाल और हैदराबाद, और यहाँ पे याद रखिएगा स्वतंत्र राज्य में राजपूत,
और यहाँ पे याद रखिएगा स्वतंत्र राज्य में राजपूत, मैसूर, केरल, ठीक है। और ये जो दोनों है स्वतंत्र राज्य और उत्तराधिकारी राज्य, ये दोनों विद्रोह नहीं किया था, ठीक है, लेकिन मुग़ल साम्राज्य से स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलिए, अब हम आगे देखते हैं विद्रोही राज्य, ठीक है। तो विद्रोही राज्य में याद रखिएगा, ये विद्रोही राज्य को यहाँ पे हम नवीन राज्य भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद विद्रोही राज्य में कौन कौन हो जाएगा, तो मराठा, फिर उसके बाद हो जाएगा मराठा के बाद पंजाब में सिख, फिर उसके बाद भरतपुर में हो जाएगा जाट की स्थापना, फिर वहाँ पे बदनसी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे रेहोल, और रेहोल के बाद यहाँ पे बंगस पठान, ठीक है। तो विद्रोही राज्य में ये सब आ जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इन लोगों ने विद्रोही राज्य के तौर पर उस समय अपने सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अदर फैक्ट्स में थोड़ा सा याद रखिएगा, ऊधम बाई राजमाता में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मुग़ल बादशाह से होते थे, ठीक है, यानी कि अहमद शाह के दौर में प्रशासन संभालने के कार्य करती थी। ये ऊधम बाई राजमाता थी, ये अहमद शाह के दौर में प्रशासन संभालने के कार्य करती थी, ठीक है, याद रखिएगा। इनको किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है, याद रखिएगा कि जो ऊधम बाई राजमाता थी इनको किबला ए आलम की उपाधि भी प्राप्त थी, ठीक है। देखिए अदर फैक्ट्स में दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में प्रथम कागजी मुद्रा, ठीक है, तो भारत में प्रथम कागजी मुद्रा में याद रखिएगा कि बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, जिस पर एक तरफ तो बेलेजली की तथा दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय की छपाई हुआ करती थी, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें बेलेजली जो है बेलेजली का फ़ोटो हुआ करता था, फ़ोटो छपाता था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शाह आलम द्वितीय के बारे में याद रखिएगा कि बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ से लड़ाई की थी, ठीक है, मुग़ल बादशाह, याद रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे यहाँ पे सीमावर्ती देशों के साथ संबंध है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नेपाल रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान यहाँ है, यहाँ पे सिंध है, ठीक है, और यहाँ पे रहा नेपाल, ठीक है। तो नेपाल का जो सोच था विस्तारवादी था, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे देखिए थोड़ा सा 1813 के चार्टर एक्ट यहाँ पे एक याद रखिएगा, ठीक है। इस समय लॉर्ड हैस्टिंग्स आया था और ये 1813 से 23 तक के दौर था, ठीक है। तो लॉर्ड हैस्टिंग्स के बाद लॉर्ड डलहौजी आया था यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे लॉर्ड हैस्टिंग्स जो है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि पिंडारियों का दमन किया था, ठीक है। उसके बाद मराठा को हराया था, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना भी करवाया था ये लॉर्ड हैस्टिंग्स, ठीक है, जो 1813 के चार्टर एक्ट के समय आया था, ओके। उसके बाद आगे देखिए, ये जो लॉर्ड हैस्टिंग्स है इसका भी सोच स्पष्ट था कि विस्तारवादी, ठीक है, कि ब्रिटिश भारत का अधिक से अधिक विस्तार करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेपाल है तो नेपाल का भी सोच यही था विस्तारवादी, ठीक है। ऐसे में याद रखिएगा कि अगर दो देशों का जो सोच है सेम टू सेम रहता है तो वहाँ पे संघर्ष हो जाता है, ठीक है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच संघर्ष, तो यहाँ पे नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में क्या हुआ, संघर्ष, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, संघर्ष के बाद सुगोली की संधि हुई थी 1816 में, ठीक है। तो इस संधि में क्या हुआ था कि इस संधि में नेपाल ने कहा कि सिक्किम स्वतंत्र है, ठीक है। उसके बाद इस संधि के साथ नेपाल ने सिक्किम पर अपना आधिपत्य छोड़ दिया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए कि ब्रिटिश भारत को गढ़वाल और कुमाऊँ का क्षेत्र दे दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रिटिश रेजिडेंट काठमांडू यह नेपाल की राजधानी है, कि सुगोली के संधि से पहले इनकी सीमा फिक्स नहीं थी। सुगोली के संधि ने ब्रिटिश भारत और नेपाल के सीमा को फिक्स कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे सुगोली की संधि 1816 में हुआ था और उसके बाद 10 साल के बाद यांडबू की संधि हुई थी 1826 में, ठीक है, बर्मा के साथ, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 में ही ब्रिटिश भारत में संपूर्ण बर्मा का विलय हो गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1935 के एक्ट में बर्मा को भारत से अलग कर देते हैं और 1948 में इसकी आज़ादी मिली, ठीक है। 1826 में यांडबू की जो संधि हुई थी, इस संधि से लोअर बर्मा का विलय हो गया ब्रिटिश भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, तथा इसी संधि से मणिपुर स्वतंत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद तंसाराम, अराकान, असम, ये तीनों अंग्रेज़ों ने बर्मा से ले लिया, ठीक है, याद रखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे सीक्वेंस के साथ यहाँ पे देखिए, सिक्किम का आधिपत्य नेपाल ने मणिपुर को बर्मा से स्वतंत्र कराया, असम को बर्मा से स्वतंत्र कराया, संपूर्ण बर्मा का विलय तीसरा युद्ध में, ठीक है, 1885 में,
ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, उसके बाद आगे देखिए अंग्रेज़ों का सोच यहाँ पे ये था कि व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करना ही है तो क्यों ना हम तिब्बत को जीत ले, लेकिन भौगोलिक समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो ब्रिटिश भारत ने उनके साथ संबंध को बढ़ाने के लिए शिष्टमंडल भेजा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, संबंध को बढ़ाने के लिए तो तिब्बत के साथ दूत के रूप में, ठीक है, ब्रिटिश भारत के लिए पैरवी करेंगे समझौता संधि के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ताकि व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण मिल सके और आसानी से व्यापार कर सके। और यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के समय बोलगले टर्नर गए थे शिष्टमंडल के तौर पर, लेकिन इसमें संधि समझौता नहीं हुआ था। देखिए दूसरा है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का सोच क्या था कि क्यों ना रूस के प्रभाव को समाप्त किया जाए। इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने शिष्टमंडल के रूप में यंग हस्बैंड अभियान भेजा। ठीक है, और इसे सफलता भी मिली थी और उसके बाद लहासा की संधि कर पाया था 1904 में। ठीक है, यह तिब्बत में है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे देखिए, इसके 10 साल बाद 1914 में शिमला कन्वेंशन होता है। ठीक है, याद रखिए, इसके तहत मैकमोहन का निर्धारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए फ्रांस का प्रभाव। ठीक है, तो फ्रांस के प्रभाव देखने से पहले यहाँ पे देखते हैं अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश भारत का प्रथम युद्ध हुआ था 1839 में। इस युद्ध में अंग्रेज बहुत बुरी तरह से हार गया था। यह बहुत बेइज्जती की बात है। ठीक है, तब इस हार को छिपाने के लिए सिंध का विलय कर लिया था बिना कारण के 1843 में। ठीक है, याद रखिएगा अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंध है। ठीक है, तो सिंध की मित्रता यानी संधि। अब उसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखिएगा, अफगान के साथ प्रथम युद्ध और सिंध का फिर विलय। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, याद रखिएगा कि ब्रिटिश भारत का सोच था अफगानिस्तान को जीतना। ठीक है, इसके लिए सिंध की आवश्यकता थी, तो सिंध के साथ संधि कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अफगानिस्तान के साथ प्रथम युद्ध और सिंध का फिर विलय। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ब्रिटिश भारत और सिंध की संधि, जिसे मित्रता की संधि कहते हैं, और ये कब हुई थी तो 1809 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान के साथ दूसरा संघर्ष। ठीक है, उसके बाद गंडमक की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये वाला याद रखेगा। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा नया टॉपिक चालू होता है जिसका नाम है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की शुरुआत। ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे घेरे की नीति, उसके बाद पढ़ेंगे सहायक संधि बेलेजली की, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डलहौजी के बारे में कि डलहौजी की विस्तारवादी नीति, और उसके बाद आधुनिकीकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आगे चलिए यहाँ पे बताते हैं, तो ये जो घेरे की नीति है इसको लॉन्च करने वाले कौन थे, तो ये वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इन्होंने ही शुरुआत किए थे घेरे की नीति को, और इसके समय में ही शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे चलिए, अब हम आगे देखते हैं वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, तो ये जो वारेन हेस्टिंग है ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो वारेन हेस्टिंग है यही घेरे की नीति को लॉन्च किए थे। ठीक है, तो घेरे की नीति क्या है कि बीच में अगर मान लीजिए यहाँ पे कंपनी है तो कंपनी के कुछ दूरी पर चारों तरफ गोल से एक बफर जोन बनाया जाता था, घेरा लगाया जाता था। ठीक है, वो कंपनी को सुरक्षा यानी कि उसकी सीमाओं की रक्षा करता था। ठीक है, इसी को हम लोग घेरे की नीति कहते हैं, तो याद रखेगा। उसके बाद आगे देखिए, घेरे की नीति ने क्या किया था कि पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा की ताकि कंपनी की सीमाओं की रक्षा हो सके। ठीक है, क्योंकि मराठा और अहमद शाह अब्दाली आक्रमण यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं बेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सहायक संधि है इसको बेलेजली ने सैद्धांतिक रूप से लागू किया था, लेकिन शुरुआत करने वाले ये डुप्ले थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो डुप्ले कौन थे, ये डुप्ले सैनिक सहायता देता था, बदले में धन लेता था या फिर पैसा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सहायक संधि में क्या है कि यह घेरे की नीति की ही विस्तारवादी रूप है। सहायक संधि जो बेलेजली के द्वारा लाई गई थी, बेलेजली का एक सोच था। देखिए बेलेजली का सोच, तो बेलेजली का सोच ये था कि कंपनी का विस्तार भी होना चाहिए, लेकिन उसके सामने एक दिक्कत थी, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस का नेपोलियन और फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इतना अधिक था कि अगर उसके विस्तार को रोकना हो तो यह देशी राज्यों या राष्ट्रों के साथ समझौता करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रिटिश विरोधी गठबंधन को रोकने के लिए बेलेजली सहायक संधि लेकर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सहायक संधि के विशेषता। ठीक है, तो सहायक संधि के 5 विशेषता है, उसको याद रखिएगा। पहला है कि देशी राज्यों में ब्रिटिश प्रतिनिधि रखा गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अंग्रेजी के अनुमति के बिना अन्य को सेवा में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद याद रखिएगा तीसरा पॉइंट कि विदेश नीति पर नियंत्रण भी था। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि अंग्रेज सेना के माध्यम से सुरक्षा देंगे, लेकिन इसका खर्च देशी राज्य उठाएगा, डुप्ले की तरह।
ठीक है, याद रखिएगा। जैसे डुप्ले ने वहाँ पे किया था कि यूरोप की कंपनी को भारत के खर्चों पर यहाँ पे स्थापित किया था, ठीक है, नियुक्त किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5वां पॉइंट, राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। अंग्रेज ने लिखित रूप से गारंटी दिया, सैद्धांतिक रूप से कहा, ठीक है। अब हम देखते हैं सहायक संधि का क्रम, ठीक है। तो सहायक संधि याद करने के लिए सबसे पहले बीच में केंद्र में हम रखेंगे अवध को, ठीक है। तो अवध से पहले 3 और अवध के बाद 3, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो अवध के पहले 3 कौन कौन हो जाएगा, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। फिर अवध के बाद 3 कौन कौन है, तो पेशवा, भोसले, सिंधिया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि यह बेलेजली का दौर था, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं डलहौजी को, ठीक है। तो डलहौजी का सोच भी विस्तारवादी ही था, लेकिन इसका विस्तारवादी सोच कुछ अलग टाइप के था। अलग अलग रणनीतियों के तहत साम्राज्य का विस्तार किया डलहौजी, जैसे में युद्ध के माध्यम से, कुशासन के माध्यम से, गोद निषेध या फिर हड़प की नीति के माध्यम से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो डलहौजी है आधुनिकीकरण का भी कार्य किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, डलहौजी ने युद्ध के तहत पंजाब और पेगु जो लोअर बर्मा है, जिसके साथ डलहौजी ने भी संघर्ष किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुशासन, ठीक है। तो कुशासन के तहत अवध फेमस था डलहौजी के, याद रखिएगा। 1856 में अवध का विलय कर लिया डलहौजी ने, कारण कुशासन का आरोप लगा करके, ठीक है, सिंध के विलय जैसा ही, ठीक है। तभी तो इसके बाद 1857 के क्रांति में अवध के लोग क्रांति में सहयोग करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं डलहौजी के गोद निषेध की नीति यानी कि हड़प की नीति, ठीक है। इसके तहत में अगर कोई राजा का उत्तराधिकारी नहीं है तो वह गोद नहीं ले सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो डलहौजी के गोद निषेध की नीति यहाँ पे याद रखिएगा, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, गोद निषेध या फिर हड़प की नीति के तहत में ये पूरे क्षेत्र डलहौजी या फिर ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, ठीक है, याद रखिएगा। डलहौजी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट था कि ब्रिटिश भारत का जितना विस्तार हो सके साम दाम दंड भेद के माध्यम से विस्तार करना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं डलहौजी की आधुनिकीकरण, ठीक है। तो डलहौजी की आधुनिकीकरण में डलहौजी ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसी काल में वुड घोषणा पत्र आया था 1854 में, ठीक है, याद रखिएगा। वुड घोषणा पत्र 1854 में, ठीक है। उसके बाद रेलवे का विकास 1853 में बॉम्बे से थाने तक, ठीक है। रेलवे के बाद यहाँ पे डाक, ठीक है, डाक विभाग के लिए एक्ट लाया था, सार्वजनिक निर्माण के लिए विभाग। फिर पोर्ट का निर्माण जैसे में कराची, बॉम्बे का, कोलकाता का, इन सब का आधुनिकीकरण किया। और उसके बाद और फॉरेन ट्रेड के लिए ओपन कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए न्यू लेसन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भूराजस्व नीतियाँ में ज़मींदारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और उसके बाद महालवारी व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद कृषि का वाणिज्यकरण, फिर उसके बाद पढ़ेंगे औद्योगिकीकरण यानी कि उद्योगों का पतन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे रेलवे का विकास, ठीक है, रेलवे के बारे में। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे धन का निकासी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और उसके 3 चरण, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में अकाल के बारे में, ठीक है, याद रखिए। फिर ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे लूटा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।